हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। आज फिर से वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एडीआरई जो आपके ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एग्जामिनेशंस में कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो बहुत सारे जो है एरिया से हमने टॉप क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। सो अगेन इफ़ यू नो द आंसर्स डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द मोल्टन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ के अंदर आपको पता है मोल्टन मटेरियल होता है हमारा जो है क्रस्ट मैंटल कोर। अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अर्थ जो है 3 लेवल बना है, क्रस्ट, मैंटल एंड देन योर कोर। ठीक है, क्रस्ट जो है आपका सबसे ऊपर वाला लेयर है CRUST। मैंटल जो है आपका बीच वाला लेयर है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो मोल्टन मटेरियल जो है इन मैंटल लेयर आपको देखने को मिलेगा एंड कोर जो है आपका इंटीरियर ऑफ द क्रस्ट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। सबसे ज़्यादा इंटीरियर पार्ट जो है आपका कोर है। तो जो मोल्टन मटेरियल जो आपको इनसाइड ऑफ द अर्थ मिलता है उसको आप क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे, ऑब्सीडियन बोलेंगे, बासाल्ट बोलेंगे या फिर नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो लावा कब निकलता है? जब एक ज्वालामुखी फटता है, जब एक वॉल्केनो इरप्ट होता है, जब इरप्ट होकर बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे, है ना। ये समझ आ गया। ऑब्सीडियन क्या है? एक पत्थर है। ठीक है, ऑब्सीडियन क्या है? एक पत्थर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पत्थर। अगर आप देखेंगे वो इस तरीके से उसको काट के पहले के लोग जो ऑब्सीडियन का यूज़ करके दे यूज टू मेक स्पेयर्स और खंजर वगैरह जो है बनाते थे। ठीक है, सो ऑब्सीडियन इट्स अ पत्थर, राइट। बसाल्ट क्या है? बसाल्ट इज ऑल्सो आप बोल सकते हैं बसाल्ट जो है जब वो मोल्टन मटेरियल जब वो बाहर आ जाता है तो वो बसाल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपको डेक्कन प्लेटू के बारे में पता होना चाहिए। डेक्कन प्लेटू जो है आपका पूरा बसाल्टिक जो है वहाँ पे रॉक्स आपको मिलेंगे। तो ये भी बाहर होता है, ये भी बाहर होता है, ये भी बाहर होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ द अबव, बिकॉज जो इनसाइड ऑफ द अर्थ में जो पाया जाता है ना उसको बोलते हैं हम मैग्मा। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। तो अगर अर्थ के अंदर रह गया तो हम उसको बोलते हैं मैग्मा। अर्थ से बाहर आ गया तो हम उसको बोलते हैं लावा। और जब वो बहुत सारा जो है लावा जब फैल के एक प्लेन्स का फॉर्मेशन कर देता है, जैसे डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन क्या है? उसको हम बोलते हैं बसाल्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बसाल्ट बोलते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुआना लोआ इज एन एक्टिव वॉल्केनो। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनो है मुआना लोआ जो है। इट इज़ वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज। आपको कहाँ मिलेगा? जापान में मिलेगा, इटली में मिलेगा, हवाई में मिलेगा या अलास्का में मिलेगा। सो अगर आपने बेसिक अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये कहाँ मिलेगा आपको? हवाईयन आइलैंड जो है, जो US का जो है टेरिटरी है हवाई, वहाँ पर आपको मुआना लोआ जो इट इज़ दी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको हवाईयन आइलैंड्स में देखने को मिलेगा। मुआना लोआ इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन हवाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका, किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है इस स्टेटमेंट में ही एक अपने आप में एक टर्म है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका, किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो क्या है? हाईएस्ट MANJARO। ठीक है, किलिमंजारो क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका है। कौन सी कंट्री में जो है सिचुएटेड है? जाम्बिया, तांजानिया, मलावी या फिर कीनिया। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर तांजानिया। ठीक है, तांजानिया इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका दैट इज योर किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो जो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इट इज समथिंग अराउंड 5638 समथिंग इतना जो है मीटर्स का इसका हाइट है। ठीक है, 5638 ऐसा जो है इसका कुछ हाइट है और ये आपको तंजानिया जो देश है वहाँ पर देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज योर तंजानिया। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किलिमंजारो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये माउंटेन पीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैकमोहन लाइन। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया की जो बाउंड्रीज है ना, कुछ बहुत सारी जो बाउंड्रीज है, जैसे आपने बहुत सारी बाउंड्रीज का नाम सुना होगा, ड्यूरैंड लाइन का नाम सुना होगा, रेड क्लिफ का नाम सुना होगा, मैकमोहन का नाम सुना होगा। ठीक है, सो ये जो है मैकमोहन लाइन जो है ये कौन सी कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल या फिर इंडिया चाइना बॉर्डर। सो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है हम रेड क्लिफ लाइन जो है वो शेयर करते हैं, तो ये नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान के साथ भी हम रेड क्लिफ लाइन शेयर करते हैं, बिकॉज ये क्यों हम करते हैं? अगर आप हमारे क्लासेस में अगर आप जुड़ते हैं तो मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ये क्या है? ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, एक सर रैडक्लिफ बोलकर एक पर्सनालिटी थे, उन्होंने आके जो है इंडिया को वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान
इंडिया को नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन किया था। एक हिस्सा जो है ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, एक इंडिया जो है वेस्ट पाकिस्तान में चला गया था, राइट। जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है, तो उस समय तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था, वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर किया ना, जो भी लाइन बना था उसको हमने रेडक्लिफ लाइन बोल दिया था, रेडक्लिफ लाइन बोल दिया था। इसीलिए ये दोनों देश के साथ हम क्या करते हैं, रेडक्लिफ लाइन जो है शेयर करते हैं। इंडिया नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन बॉर्डर। इंडिया चाइना के साथ जो है हम बॉर्डर शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है। इंडिया चाइना बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 पैरेलल बॉर्डर, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को ये आना ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब यू मस्ट नो अबाउट दिस, ठीक है। 38 पैरेलल बॉर्डर डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, दो कंट्रीज को 38 पैरेलल जो लाइन है वो डिवाइड करता है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इंडिया एंड तिब्बत, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या पोलैंड एंड जर्मनी, ठीक है। सो इसका जो सही जवाब है, ये यूपीएससी में भी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 38 पैरेलल के ऊपर, ठीक है। तो 38 पैरेलल जो है ये आपका नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को इजराइल पैलेस्तीन के ऊपर जो है एक बार अच्छे से जो उनका बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनको आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। इजराइल पैलेस्तीन के ऊपर जो है आप लोगों को मे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इजराइल पैलेस्तीन के वेस्ट में मैंने पढ़ा है, आप लोगों को सॉल्व भी करवाया क्वेश्चन। मेडिटेरेनियन सी है इस तरफ, ठीक है। गाजा स्ट्रिप के सामने जो आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। सो ये सब मैंने पढ़ाया भी है, पहले भी हमने ये क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सो याद रखिएगा 38th पैरेलल जो है ना, 38th जो पैरेलल है वो इट इज़ अ बॉर्डर बिटवीन डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, सॉरी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो आपको अगर थोड़ा भी आइडिया हो, अगर आपने थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पता चला होगा आपको 1935 में जो हमारा जो एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें हमारा आरबीआई को जो है हमने इस्टेब्लिश किया था। सो अब तो इजी हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि 1935 मैंने आपको बता ही दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है आरबीआई का गठन किया गया था। सो यहाँ पर 1940 नहीं होगा, 1948 नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, बिकॉज ऑप्शन में 1935 है, ठीक है। सो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935। ऑब्वियसली इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसी के साथ आपको ये एडवाइस करूंगी कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 वहाँ से पूरा शुरुआत करिएगा, उसके बाद पूरा 1935 तक जो है सारे एक्ट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा पूछ सकते हैं डायरकी कौन से एक्ट में, सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट में, कौन सा एक्ट ने फर्स्ट टाइम विमेन को जो है अधिकार दिया था वोटिंग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने कौन से उसमें लाया, आसाम का प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने कौन से एक्ट के द्वारा जो है लाया था। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिविल सर्विस जो है पहली बार एग्जामिनेशन कौन से एक्ट के द्वारा जो है हमने करवाया था। सो दीज थिंग्स और ये छोटे छोटे डिटेल्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हमने बनाया था। सो ये रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट जितने भी थे उनको आप अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जो है इनमें से कौन सी महिला को जो है दिया गया था। सो पीवी सिंधु है ऑप्शन में, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है एंड कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है। सो मतलब वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा हुआ रहता है कि सबसे फर्स्ट विमेन जो है ओलंपिक्स में जिनको मेडल मिला था, इंडिविजुअल मेडल जो मिला था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी जी, ठीक है। तो ये वेट लिफ्टिंग में जो है इनका कैटेगरी था, वेट लिफ्टिंग में सन 2000 में सिडनी जो ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, सिडनी में ओलंपिक्स हुआ था। सो सिडनी में जो ओलंपिक्स हुआ था 2000 में, वहां पर इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था और पहली विमेन थी और फर्स्ट इंडियन विमेन जिनको इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जो है उनको मिला था। वेट लिफ्टिंग कैटेगरी था 2000 इन द ईयर 2000 सिडनी ओलंपिक्स हो रहा था। सो वहां पर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इट वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल वॉन बाय एनी विमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो याद रखिएगा आंसर क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इकोसिस्टम एंड योर इन्वायरमेंट का टॉपिक आ गया। सो देयर आर इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन, देयर आर 3 पिरामिड ऑफ, ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। 3 टाइप के जो है पिरामिड बनते हैं, ठीक है। पिरामिड जो है 3 टाइप के बनते हैं। सबसे बनता है
पिरामिड ऑफ बायोमास, फिर बनता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर बनता है एक और टाइप का होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। सो यहाँ क्या है, बायोमास और जो नंबर है ना, बायोमास और नंबर जो है ये हो सकता है मे बी इन्वर्टेड हो। अब इन्वर्टेड पिरामिड कैसा होगा, ऐसा दिखता होगा, ठीक है, इन्वर्टेड है ऐसा दिखता होगा। और नंबर्स का भी जो पिरामिड है मे बी लाइक इस तरीके से दिखता होगा, ठीक है, इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है। सो बायोमास क्या है, जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल इज लेट्स से यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे, अगर आप मरीन इकोसिस्टम देखेंगे वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारी आपको फिशेस देखने को मिलेंगे, राइट। तो फिशेस या फिर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, लेट्स से फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जैसे फिशेस जो होती है ना, वो ये फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करती है, ठीक है। फिशेस जो होती है, छोटी छोटी जो मच्छियाँ होती है ना, वो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करती है। फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे हम पेड़, जो घास है, घास वो कंज्यूम करते हैं, डियर कंज्यूम करते हैं, फिर डियर को स्नेक खाता है, तो फूड चेन बनता है ना। सिमिलरली यहाँ पर जो फूड चेन है, वहाँ का बेसिक जो फूड चेन है ना, उस वाटर मरीन इकोसिस्टम का बात कर रही हूँ मैं, ओशंस में, तो छोटी छोटी मछलियाँ जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करती है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है, इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मच्छियाँ होंगी, छोटी छोटी मच्छियाँ, फिर छोटी छोटी मच्छियों को थोड़ी बड़ी मच्छियाँ खाएंगी, पिरानास वगैरह खाएंगी, और पिरानास वगैरह को वेल खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर सबसे ज़्यादा था, तो उनको हमने क्या रखा, सबसे ऊपर वाले कैटेगरी में। फिर क्या है, छोटी मछलियों का नंबर उन फाइटोप्लैंक्टन से थोड़ा कम था, तो उनको हमने सेकंड कैटेगरी में डाला। फिर उनसे थोड़ी बड़ी मछलियां जैसे पिरानास हो गया, उनका नंबर और थोड़ा कम था, तो उनको हमने थर्ड में रखा। सो और वेल्स जो हो गया, शार्क्स हो गए, उनका सबसे कम पॉपुलेशन था, तो वो क्या है, उनको हम लोगों ने सबसे लास्ट में। तो ये इन्वर्टेड भी बन सकता है, स्ट्रेट अपवर्ड भी बन सकता है, ठीक है। बट याद रखिएगा, पिरामिड जो एनर्जी है ना, वो हमेशा अपराइट रहता है, ऑलवेज अपराइट रहता है, ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। मतलब एनर्जी जो है, ऐसा तो नहीं है ना कि एनर्जी मतलब मच्छी को फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाया, छोटी मच्छी को फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाया, तो एनर्जी किसको मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स तो नहीं मिलेगा ना, राइट। जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसी को मिलेगा, राइट। मच्छी, छोटी मच्छी को ही एनर्जी मिलेगा। अब वो छोटी मच्छी को अगर पिराना खा रही है तो एनर्जी किसको मिलेगा, वो पिराना फिश को ही मिलेगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि छोटी मच्छी जो है को पिराना खा गई लेकिन एनर्जी जो है छोटी मच्छी को मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना। एनर्जी क्या रहेगा, हमेशा अपराइट रहेगा, मतलब एनर्जी जो फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगा ना, इट विल बी ऑलवेज अपराइट, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक मैं आप लोगों को 7th 8th का जो कॉन्सेप्ट है ये समझा रही हूँ, ठीक है। सो ये दो पिरामिड इज ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज अपराइट। ये बायोमास, ये नंबर जो है उल्टा हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज अपराइट, हमेशा अपराइट रहेगा, ठीक है। जहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगा वहीं पर जो है एनर्जी जो है इंक्रीज जो है होता रहेगा, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज अपराइट, हमेशा ये बात याद रखिएगा। बायोमास और नंबर का पिरामिड ऊपर उल्टा पुल्टा हो सकता है, इन्वर्टेड रह सकता है, अपराइट रह सकता है, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज अपराइट, हमेशा याद रखिएगा। एनर्जी जो है पास होता है, राइट। ऐसा तो नहीं है उल्टा आता है एनर्जी, नहीं, एनर्जी आपको आप पास ऑन करेंगे फ्रॉम वन पीपल टू अनदर, फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, जो है एनर्जी पास ऑन होगा। सो वो हमेशा अपराइट ही रहेगा, कभी भी इन्वर्टेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, क्यों, कैसे, हम कब जो है इफेक्ट में आया, 26 जनवरी को जो है इफेक्ट में आया। ये आपको तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। 1950 में हमने अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, राइट। सो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफेक्ट में आया, ठीक है। सो 26 जनवरी 1950 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है किसके रिकमेंडेशन से जो है सेटअप हुआ था, क्रिप्स मिशन, गोपालाचारी प्लान, माउंट बैटल प्लान, या फिर कैबिनेट मिशन। बेसिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा देन यू विल बी वेरी मच एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्रिप्स मिशन का अगर आप टाइमलाइन देखेंगे 1942 को आए थे, सो ये जो है ये तो नहीं होगा, ठीक है। गोपालाचारी प्लान के हिसाब से भी नहीं आता। माउंट बैटन प्लान तो 1947 में आए थे, ठीक है। आज़ादी से थोड़े पहले आते, उससे 2 साल पहले ही हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया था, ठीक है। सो गोपालाचारी प्लान इफ आई रिमेंबर इट इज़ 1944, ठीक है। 1944 में भी नहीं हुए थे, तो कैबिनेट मिशन जब आए थे तभी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन जो है वो हुआ था। इसका सही जवाब देखते हैं हम, कैबिनेट मिशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन हुआ था। ठीक है, आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाए होंगे। सो ऑल राइट, इसके साथ ही हमारा जितना भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया। बहुत थोड़े इकोसिस्टम के मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है। ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे, आरबीआई से क्वेश्चंस थे, तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स राइट कि इकोनॉमिक्स से हम कैसे हिस्ट्री को लिंक कर सकते हैं। सो इसी तरीके से पढ़िएगा। और ये जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है दीज आर ऑफन रिपीटेड। ठीक है, एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट आपको ये इन क्वेश्चन को जो है आप देख पाएंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। टिल देन स्टडी हार्ड and take care and thank you.